गुड मॉर्निंग फ्रेंड, और सबका मैं स्वागत करता हूं पार्ट 2 के लास्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले पार्ट के अंतर्गत आए प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न संख्या 26 पर आए जो पार्ट के अंतर्गत प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न क्या है, पेट्रोल और जल को आपस में अलग करना है। तो इसके लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि उनकी क्वथनांक का जो अंतर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इसलिए क्वथनांक के अंतर के समय हम प्रभाजी आश्वन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हमने पृथक्करण विधियों के अंतर्गत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब आगे दही से मक्खन, समुद्र जल से नमक कैसे अलग करेंगे और नमक से कपूर, इन सभी को देकर पूछा है कि इनके लिए आप विधियां कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो दही से मक्खन, घर में हम सबके घी बनता है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम मथते, एक मथनी होती है लकड़ी की, या बहुत सारे लोग स्पून का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे जो हल्के मॉलिक्यूल्स होते हैं दही के, वो ऊपर आ जाते हैं, और जो हैवी होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, जिसे हम अपकेंद्रण कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें इस्तेमाल होता है। तो दही से मक्खन अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल होगा। समुद्री जल से नमक, अब ये थोड़ा खास है। एक ये है वाष्पन विधि, जो जनरल यूज किया जाता है कि बड़े बड़े गड्ढे बनाकर समुद्र के किनारे उसमें पानी भर दिया जाता है समुद्र का, और धीरे धीरे पानी वाष्पित होता है, जो बचता है वो नमक होता है। लेकिन अधिक शुद्ध नमक प्राप्त करना है तो क्रिस्टलीकरण विधि का इस्तेमाल करेंगे, इससे अशुद्धियाँ कम से कम होंगी। इसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं वाष्पन विधि में। नमक से कपूर, अब यहाँ नमक ऐसा है जो सब्लिमेट नहीं होता, ऊर्ध्वपातित नहीं होता, मतलब ये, और कपूर ऐसा है कि जो सीधे ठोस से गैस में चला जाता है। तो इसीलिए अगर हम इसमें इसको गर्म करेंगे, जिसमें नमक और कपूर मिला हुआ है, तो कपूर सबसे पहले उड़ेगा और जो बचेगा वो नमक, इस तरह दोनों अलग हो जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन ये था कि जो है क्रिस्टलीकरण विधि से हम किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो कभी कभी द्रव की अशुद्धि आपस में होती है, कभी कभी गैसों की अशुद्धि होती है, और जब ठोस में ही ठोस की अशुद्धि हो, कोई भी ठोस चीज़ हो उसमें कोई ठोस चीज़ की अशुद्धि हो, तो ऐसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके प्रश्न में पूछा है कि क्रिस्टलीकरण विधि का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। ठोस के मिश्रण से ठोस अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। पाठ के अंतर्गत आए जो है प्रश्न संख्या 27 पर 2 प्रश्न हैं कि कुछ परिवर्तन देकर उसको भौतिक और रासायनिक में अंतर पूछा है, और एक दूसरा प्रश्न है जिसमें बात की गई कि आप अपने आसपास की चीज़ों में अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे। तो उसके लिए जो प्रश्न नंबर 2 है, मैं पहले उसको डिस्कस करूंगा कि आप और किस विधि का उपयोग करेंगे। ये निर्भर करेगा कि अशुद्धियाँ ठोस अशुद्धियाँ हैं कि द्रव अशुद्धियाँ हैं, उसी हिसाब से आपने जो पृथक्करण विधियाँ पढ़ी हुई हैं उसका इस्तेमाल आप अपने आसपास के पदार्थ में से अशुद्धियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। और रोज़मर्रा की जो अशुद्धियाँ, उसके लिए शुरुआत में पहले वीडियो में मैंने जो है फसाई का एक बुक था, डार्ट बुक, उसे दिया है। उसमें आप घरेलू चीज़ों की अशुद्धियाँ दूर करने की आसान विधियाँ देख सकते हैं। फसाई की बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पहले वीडियो में। तो फर्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भौतिक और रासायनिक में हमें बांटना है। जैसे है पेड़ों को काटना, ये कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक, क्योंकि अगर पेड़ कटेंगे फिर नया पेड़ उगेगा, और चूंकि कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। फिर मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अगर हम टेम्परेचर देकर मक्खन को पिघला रहे हैं और उसके बाद फिर ये कूल डाउन होगा तो फिर जम जाएगा, इसलिए ये पुनः अपनी अवस्था में आ गया, इसलिए भी भौतिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बनना, इसमें केवल स्टेट चेंज हो रहा है। मैंने कल बात की थी कि भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण होता है, अवस्थाएं बदलती हैं आपस में। तो जल जो है वो द्रव था, ये वाष्प में बदल गया था गैस में, तो फिर ठंडा अगर करेंगे तो ये फिर जल में बदल जाएगा, अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगा, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। जल में घुला हुआ नमक, अगर हम इसे घोल देते तो समान रूप से इसके अणु पानी में वितरित हो जाते हैं, लेकिन अगर हीट दें, हम वाष्पन विधि का इस्तेमाल करें तो फिर से हम नमक को प्राप्त कर सकते हैं पूर्वावस्था में। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। फलों से सलाद बनाना, अब इसमें फल कट तो गए हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं फल के टुकड़ों को वापस जोड़कर रखें तो पुनः पूर्ण फल की तरह वो दिखाई देगा, अर्थात हम पूर्वावस्था में ला सकते हैं। जोड़ तो नहीं सकते, लेकिन उन्हें हम अगर रखें तो पुनः एक आम जैसा हमें दिखाई देगा। आम के 2 टुकड़े करें, उन्हें पुनः जोड़ के हम आम की तरह दिखा सकते हैं, इसलिए पूर्वावस्था दिखाई पड़ रही है, इसलिए फलों से सलाद बनना भी भौतिक परिवर्तन है। अब इधर कुछ रासायनिक परिवर्तन है। अलमारी में
जंग लगना, जंग लगने से क्या होता है, लोहे का वेट बढ़ जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, और लोहे का जो रंग है अवस्था के साथ साथ उसका रंग जो है वो चेंज हो जाता है, ब्लैक से रेड हो जाता है। इसलिए दो चीज़ों में परिवर्तन हुआ, अवस्था और रंग, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अब विद्युत तरंग जब जल में डाली जाती है तो वो H2O को H+ और OH- और कुछ देर बाद यही H और OH- इनका और आयनाइजेशन जब होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित हो जाती हैं, और एक बार जब ये विघटन हो गया तो पुनः हम जल नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू आयनीकरण हो रहा है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला है लकड़ी और कागज का जलना। अगर लकड़ी एक बार जल गई तो पूर्व अवस्था में नहीं आ सकती, जल गए, और कागज अगर जल गया तो वो भी पूर्व अवस्था में नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो जब भी पूर्व अवस्थाएं नहीं प्राप्त होंगी और एक नया उत्पाद बनेगा तो वहाँ रासायनिक परिवर्तन होगा, इसलिए ये सभी रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। अब हम पार्ट 2 के मुख्य एक्सरसाइज की बात करते हैं, और उसमें कुछ पृथक्करणों के बारे में पूछा है। जैसे सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें है NaCl को जल से अलग करने के लिए, तो इसके लिए हम वाष्पन विधि का उपयोग करेंगे, जिसके बारे में हम डिटेल से पार्ट के अंदर पढ़ ही चुके हैं वाष्पन विधि क्या होती है। दूसरा, दो साल्ट हैं जो आपस में घुले हुए हैं, एक अमोनियम क्लोराइड है और एक सोडियम क्लोराइड, एक नमक है और एक नौसादर है, या जिसे अमोनियम क्लोराइड हम कहते हैं। अगर ये घुले हुए हैं आपस में तो ये दोनों साल्टों में से एक साल्ट जो NH4Cl है वो सब्लिमेट हो जाता है, मतलब ऊर्ध्वपातित हो जाता है, इसलिए ऊर्ध्वपातन का इस्तेमाल करेंगे, एक उड़ जाएगा और एक नमक बच जाएगा, इस तरह अलग हो जाएंगे दोनों। अब धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से अलग करने के लिए इसको सिंपली हम छान लेंगे, फिल्ट्रेशन विधि का इस्तेमाल करके धातु के टुकड़े अलग हो जाएंगे, तेल अलग हो जाएगा। फिर दही से मक्खन, ये भी अपकेंद्रण विधि है जिसको हम मथनी से यूज करके अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा। ई है जल से तेल निकालना, इसके लिए हम आश्वन विधि के इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जल और तेल दोनों का क्वथनांक अलग होता है। इसी तरह जल, एसीटोन या दो तेल आपस में मिले हैं, उन सारे स्थितियों में आश्वन विधि डिस्टिलेशन मेथड का यूज होगा। अब घर में जो चाय बनती है उस चाय से चाय पत्ती को अलग करने के लिए, तो उसके लिए भी सीधे हम छन्नी से छानते हैं, तो यहाँ भी छानना विधि का इस्तेमाल होगा, फिल्ट्रेशन का। बालू से लोहे के पिन को पृथक करने, अब ये डिपेंड करता है कि पिन कितने बड़े या छोटे हैं। अगर पिन बहुत बड़े हैं तो सिंपली हम छान लेंगे तो बड़े पिन फंस जाएंगे जहाँ छाना जाता है, और बालू नीचे आराम से गिर जाएगा। और चुंबकीय पृथक्करण द्वारा चाहे बड़े पिन हो या छोटे, चुंबक उनको खींच देगा और बालू शुद्ध हमें प्राप्त हो जाएगी। गेहूं से भूसे को तुनके को अलग करने के लिए, इसके हम घर में देखे होंगे, फैन के आगे गेहूं को गिराते हैं, भूसे के कण हल्के होते हैं, वो बह जाते हैं हवा से, और जो भारी गेहूं होता है वो सामने गिर जाता है फैन के, जिसको हम ओसाना कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, और अंग्रेजी में इसे विनोइंग मेथड बोलते हैं, जिसे आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं CBSE बोर्ड में। पानी में तैरते महीन मिट्टी के कण, इसको सिंपली आप पानी भरकर, जैसे कई स्थानों पर पानी में बालू आता है तो हम बाल्टी भर के रख देते हैं, धीरे धीरे बालू के कण निथर कर बैठ जाते हैं, तो इसे निथारना कहते हैं। निथारना मेथड से बैठ जाता है और शुद्ध पानी ऊपर रह जाता है। पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़कर जो हमें उसका लिक्विड मिलता है उससे हम रंगों को कैसे अलग अलग करें, तो इसके लिए हर रंग का अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है, अपने अलग अलग घनत्व होते हैं, तो इसके लिए हम क्रोमोटोग्राफी का यूज करेंगे। जैसे स्याही से हम कलर्स को अलग करने का पढ़े थे अपने बुक के अंदर, वैसे ही ये भी प्रश्न है कि पुष्प की पंखुड़ियों से जो रंग निकलेगा उससे अलग अलग रंगों को हम किस तरह सेपरेट करेंगे, उनका सेपरेशन, तो वो सेपरेशन हम क्रोमोटोग्राफी मेथड से करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करते हैं मुख्य अभ्यास में आए हुए। चाय को, जो चाय घर में बनती है उसमें कुछ विशेषणों का इस्तेमाल करके पूछा है कि उन विशेषणों को लिखिए। जैसे जो चीज़ें चाय में घुलनशील है, तो उसमें चीनी ऐसी चीज़ है जो दूध में घुलनशील है, तो ये घुलनशील में जाएगी, या घुलनशील चीज़ें जो घुलेंगी नहीं लेकिन हम स्वाद बढ़ाने के लिए, एरोमा और टेक्सचर बढ़ाने के लिए डालते हैं, जैसे चाय पत्ती, अदरक और इलायची, ये घुलनशील में गया। विलायक कौन सी चीज़ें होती हैं जिसमें कोई चीज़ घुलती है, तो दूध और जल चाय में विलायक का काम करेगा। विलेय वो है जो किसी चीज़ में घुले, तो चीनी विलेय में जाएगी। उसके बाद विलयन, विलयन किस तरह तैयार होगा, जब हम दूध और जल में चीनी, चाय पत्ती, अदरक, इलायची इस सबको मिलाकर बॉयल करेंगे। अब इसमें चाय पत्ती, अदरक और इलायची ये सभी क्या हैं, फिल्ट्रेट हैं, घुले, जो छानने पे रुक जाएंगे छन्नी में,
तो इस तरह चाय की ये सभी विशेष चीज़ों को मैंने अलग अलग लिख दिया है कि कौन विलेय है, कौन विलायक है, कौन घुलनशील है, कौन अघुलनशील है और कौन घुलेय या फिल्ट्रेट है। और लास्ट में हम छन्नी से चाय को छान लेते हैं, हमारा लास्ट में मेन टी जो पीने के लिए है वो मिल जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं इसका, जिसमें प्रज्ञा नाम की लड़की ने संतृप्त विलयन के ऊपर ये प्रश्न है कि अलग अलग उसने साल्ट लिए हैं, जिसमें कि पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है। इनकी अलग अलग विलेयता अलग अलग टेम्परेचर पे दी है, उसी पर ये प्रश्न है। उसमें पहला प्रश्न क्या है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम में इसकी आवश्यकता होगी। तो 100 ग्राम में था 62, तो 50 ग्राम में उसका आधा हो जाएगा 62 का, तो कितना आएगा 31 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन है कि 353 केल्विन पर KCl का एक संतृप्त विलयन तैयार किया गया। संतृप्त विलयन मतलब ऐसा विलयन कि अब उसमें और KCl नहीं घुल सकता, और फिर उसे ठंडा किया गया। तो ठंडा करने पर हमको जो है क्या दिखाई देगा रिजल्ट, यही प्रश्न में पूछा है। तो क्या रिजल्ट मिलेगा कि KCl जो है ठंडा करने पर क्रिस्टल के रूप में तल पर प्राप्त होगा। और जो तीसरा प्रश्न है उसमें जितने भी यहाँ साल्ट हैं सबकी घुलनशीलता एक निश्चित टेम्परेचर पे पूछा है। उसके बाद पूछा है कौन सा सबसे ज़्यादा घुलेगा। तो यहाँ मैंने 2 का भी निकाला हुआ है कि NO3 की घुलनशीलता कितनी होगी 293 केल्विन पर ये इसकी मात्रा और टोटल विलेय प्लस विलायक की मात्रा, तो 32/132 24.3% है इसकी घुलनशीलता। ऐसे ही NaCl की आई है 26.47। बाकी और साल्ट की देखते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा आएगी उसकी घुलनशीलता सबसे ज़्यादा होगी। प्रश्न नंबर 3 में जो 4 साल्ट है उसमें से 2 साल्ट की हम निकाल चुके हैं घुलनशीलता। एक का 24.3 है और NaCl जो था उसका 26.47 है, 24 अप्रॉक्स और एक का 26 अप्रॉक्स है। बाकी KCl और NH4Cl बचे हैं, इनकी भी घुलनशीलता हम निकालेंगे तो 26-27 आ गया। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा डेटा किसका है 27% NH4Cl का, तो इसकी ही घुलनशीलता सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें ये प्रश्न में पूछा हुआ था कि उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर सारे साल्ट की घुलनशीलता निकालिए और ये बताइए कि कौन सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा आया है इसकी घुलनशीलता सबसे ज़्यादा होगी। अब एक प्रश्न इसमें और है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी साल्ट की घुलनशीलता पर क्या इफेक्ट पड़ता है, असर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी पदार्थ की घुलनशीलता बढ़ती है। ये हम संतृप्त और असंतृप्त विलयन में पढ़ चुके हैं कि कोई विलयन संतृप्त तब होता है जब और ना घुले उसमें, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो फिर असंतृप्त हो जाता है और आप फिर उसमें ऐड कर सकते हैं सॉल्यूट को। अब अगले क्वेश्चन में कुछ डिफिनीशंस हैं जो लेक्चर में भी डिस्कस है, मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। एक है पहले इसमें कि संतृप्त विलयन बताइए कि क्या होता है। तो संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें एक बार विलय घुल जाए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, फिर उसके बाद और ना घुल सके, तो वो संतृप्त विलयन होता है। फिर शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जिनका रंग स्वाद एक समान होता है, जो एक समान कणों से बने होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। कोलाइड निलंबन और सामांगी मिश्रण के बीच की अवस्था है, जिसमें हमें लगता है कि कण पूरी तरह दिखाई पड़ते हैं हमें अपनी आँखों से, लेकिन ना वो बैठते हैं ना तो अच्छे से घुलते हैं, ये बीच की अवस्था है कोलाइड। निलंबन जिसमें पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं निथर कर, वो निलंबित हो जाते हैं कण। जैसे अगर हम फिटकरी को थ्रेड में बांध कर लटकाएं तो वो पानी में जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको निलंबित कर देता है, उसको नीचे बैठा देता है, तो ये प्रोसेस होता है निलंबन। अब मुख्य अभ्यास में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो है उसमें कुछ पदार्थ दिए हुए हैं और उसको सामांगी और विस्मांगी मिश्रण में अलग अलग हमें बताना है कि कौन सा सामांगी और कौन सा विस्मांगी। तो सोडा जल है, ये सामांगी मिश्रण है क्योंकि सोडा पूरी तरह जल में घुल जाता है, उससे कण समान रूप से वितरित होते हैं। इसी तरह बर्फ भी क्या है कि पिघलने पर ये समान रूप से इसके कण वितरित हो जाएंगे। सिरके भी कण पूरी तरह से समान रूप से वितरित हैं, सामांगी मिश्रण है ये। छनित चाय, एक बार चाय छन गई तो उसके भी जो कण है वो पूरी तरह से समान रूप से वितरित हैं, वो अवक्षेप के रूप में नीचे नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए सभी सामांगी मिश्रण होंगे। और विस्मांगी में लकड़ी होगा, क्योंकि लकड़ी किसी में भी तोड़कर बुरादे के रूप में, या लकड़ियाँ अगर हम किसी चीज़ में घोलेंगे तो वो हमेशा या तो ऊपर तैरेगी या
परसिपिएट के रूप में नीचे बैठ जाएगी। इसी तरह वायु विषमांगी मिश्रण है क्योंकि अलग अलग तरह की गैसें इसमें घुली हुई हैं। मिट्टी में भी अलग अलग अवयव है, अलग अलग लेयर है, आपने पढ़ा होगा, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, ठीक है। तो ये भी एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि समान कण आपको नहीं मिलेंगे, बड़े छोटे कण इसमें प्राप्त होंगे। अब प्रश्न नंबर 6 है कि आपको एक रंगहीन कलरलेस लिक्विड दिया गया है और आप इसे कैसे प्रूव करोगे कि ये वाटर है। तो जल की कुछ खासियत होती है, जैसे कि गर्म करने पर उसका पूर्ण वाष्पन हो जाता है, जल तेजी से वाष्पित होता है। इसका फिक्स गलना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, गलनांक क्वथनांक 0 सेंटीग्रेड और 100 सेंटीग्रेड। हर पदार्थ का अलग अलग होता है, एक ये रीज़न है कि ये वाटर ही है। तीनों अवस्थाओं में जल मिलता है, लिक्विड भी आपको लिक्विड स्टेट में भी मिलेगा, ये सॉलिड में और गैसियस स्टेट तीनों में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगली बात, विद्युत प्रवाह होने पर H2 और O2 गैसों की प्राप्ति होती है क्योंकि H2O से बना होता है, इसलिए जो उत्पाद है वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही है। तो ये सारे प्रूफ ये बताते हैं कि दिया हुआ जो कलरलेस लिक्विड है वो वाटर है। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8, जिसमें कुछ पदार्थ देकर उसमें से शुद्ध पदार्थ छांटना है। तो शुद्ध कौन कौन से, इसमें से बर्फ है, लोहा, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा Hg। तो यहाँ मैंने फार्मूले के रूप में लिखा है, आपको अपनी बुक में ये लिखे हुए मतलब हिंदी के अक्षरों में या अंग्रेजी के वर्ड्स में मिलेगा। फार्मूला यूज करने से आपको ये प्रॉफिट होगा कि आप सूत्र से भी अवगत होते जा रहे हैं, इसलिए अधिकतर जगह मैंने फार्मूले का यूज किया है वर्ड्स की जगह। प्रश्न नंबर 9 जो है उसमें विलयन कुछ दिया हुआ है, सेट ऑफ थिंग्स दिए हैं, उसमें से विलयन ढूंढना है। तो समुद्री जल, समुद्री केवल मैंने लिखा है, वहाँ जल है, तो समुद्री जल जिसमें पानी में नमक और डिफरेंट साल्ट घुले हुए हैं, तो एक मिश्रण है। वायु में कई गैसें मिली हुई हैं, ये भी एक मिश्रण है। और सोडा जल, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड को गैस के रूप में पानी में घोला गया है दबाकर संपीड़ित करके, तो ये भी क्या है, ये सब एक विलयन है। कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं, ये जो लिम्का या आप कोको कोला वगैरह पीते हैं, वो सब एक तरह से सोडे जल के एग्जाम्पल हैं। अब आंसर नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या था कि जो लिस्ट दी हुई चीज़ों की उसमें से तत्व, मिश्रण और यौगिक छांटना है। तो तत्व सोडियम, सिल्वर मतलब चांदी, एसन, टिन और सिलिकॉन, ये सारी, ये सभी क्या होंगे, हमारे सारे ये तत्व हैं। तत्व होते हैं जो नेचुरली अगर करते हैं नेचर में, तो ये सब तत्व हैं। मिश्रण जिसमें प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता है, प्रपोर्शन को हम घटा बढ़ा सकते हैं विलेय और विलायक की मात्रा को कम ज़्यादा करके। तो चीनी का घोल, इसमें चीनी घटाई बढ़ाई जा सकती है, इसलिए मिश्रण है। वायु में भी कोई गैस कभी ज़्यादा कभी कम, तो इसलिए भी ये मिश्रण है। रक्त में भी किसी का रक्त ज़्यादा पतला होता है, किसी का मोटा होता है, किसी का बहुत लाल, किसी का थोड़ा कम लाल होता है, तो इसका मतलब ये भी प्रोपोर्शनेट चीज़ है, तो मिश्रण ये भी मिश्रण में जाएगा रक्त। मिट्टी में भी छोटे बड़े चीज़ों और ह्यूमस, कई चीज़ों का मिश्रण होता है मिट्टी, तो मिट्टी भी मिश्रण में जाएगी। कोयला वैसे तो कार्बन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं। जब हम उसको गर्म करते हैं, जब कोक बन जाता है, तब हम इसे प्योर बोल सकते हैं, लेकिन अभी ये मिश्रण होगा क्योंकि कोयले में कार्बन के साथ कई अशुद्धियाँ भी मिली रहती हैं, तो ये मिश्रण का भाग होगा। अब यौगिक जिसमें एक फिक्स प्रपोर्शन होता है, एक बार ये बन जाते हैं तो वही प्रपोर्शन ही रहता है, हम उस प्रपोर्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसमें हम देख रहे हैं कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इन सब का एक प्रपोर्शन है 1:3 का। यहाँ से साबुन का फार्मूला काफ़ी बड़ा होता है, जटिल है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। वो भी एक तरह का यौगिक है, एक बार साबुन बन गया, एक बार प्रपोर्शन निश्चित हो गया, फिर आप प्रपोर्शन नहीं चेंज कर सकते हो। मीथेन में भी कार्बन और हाइड्रोजन का 1:4 का प्रपोर्शन है, ये भी एक निश्चित प्रपोर्शन है, तो ये भी कंपाउंड है, यौगिक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में भी 1:2 का रेशियो है कार्बन ऑक्सीजन का, ये भी एक तरह का क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि ये सारे फिक्स प्रपोर्शंस हैं इसमें। तो मिश्रण जो है जिसमें प्रपोर्शंस वेरिएट होता है, मतलब चेंजेबल होता है, चेंज होता रहता है, बदलाव होता रहता है, परिवर्तनकारी होता है। और यौगिक वो है जिसमें प्रपोर्शन निश्चित होता है, परमानेंट होता है। चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें कुछ सेट ऑफ परिवर्तन या चेंजेस दिए हैं, और उसमें से केमिकल चेंज पूछा है कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले पौधों की वृद्धि, तो पौधों की वृद्धि से कोई नया उत्पाद नहीं बन रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो भौतिक परिवर्तन में जाएगा।
फिर बी है लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगने से एक रासायनिक रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया इन्वॉल्व है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन होगा। खाने का पकना, इसमें क्या है कि खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं, विटामिन हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स हीट मिलने पर उनका जो स्टेट है वो चेंज होता है, कलर चेंज होता है। तो इसलिए उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं छोटे छोटे खाने पकने में, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है लोहे के चूर्ण और बालू को आपस में मिला दिया जाए। तो इसे फिर हम पृथक्करण विधि से अलग अलग कर सकते हैं। तो इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मूल अवस्था पुनः प्राप्त हो जा रही है। फिर खाना पकाना मैंने बता दिया। उसके बाद है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन में भी बहुत सारे एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं फूड पार्टिकल के साथ। उसके बाद फूड अलग अलग पार्ट में उसका सेक्रेशन होता है, वो सेपरेट होता है और फिर हमारी बॉडी एसिमिलेट करती है। ये पूरा एक बहुत ही कम के रिएक्शंस तो होते हैं, एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि हम एक बायोलॉजिकल थिंग है और अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद जल से बर्फ बनना, तो पुनः बर्फ से जल, ये उत्क्रमणीय चीज़ें हैं, अंतर रूपांतरण होता रहता है हमेशा। बर्फ जम जाएगा, फिर पिघल के फिर जल बन जाएगा, फिर आप जमाओगे जम जाएगा, अर्थात पुनः पूर्ण अवस्था प्राप्त हो रही है, इसलिए वो भी भौतिक परिवर्तन में जाएगा। और फिर है मोमबत्ती का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि मोमबत्ती जलकर धुएं और अग्नि का प्रज्वलन कर रही है। इसका मतलब एक रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और हीट निकल रहा है। तो ये लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन और मोमबत्ती का जलना, ये चारों रासायनिक परिवर्तन होंगे, बाकी भौतिक परिवर्तन होंगे। और मुझे आशा है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें, लोगों को बताएं, जिससे कि लोग इजी लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 2 को समझ पाएँ। थैंक यू।